हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपने सारे ब्रीफ क्वेश्चंस जो है उसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे शॉर्ट नोट्स के साथ में, जिसके साथ हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी अगर हो जाएगा तो हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4, उसका नाम है अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। प्रीवियस जितने भी पार्ट है इसके हमने सारे के सारे जो है वो अपलोड कर दिए हैं, तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पूरे चैप्टर्स की प्ले लिस्ट है ईवीएस की, तो आप वहाँ जाकर हमारे पूरे जो प्रीवियस चैप्टर्स है उसको रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उन चैप्टर्स को रेफर नहीं करोगे, उन लेक्चर्स को नहीं देखोगे, आपको आगे का जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो डिटेल में ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझा दिया है, इसलिए उसको जब वो बार बार रिपीट होकर आता है तब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस आपको समझा दूंगी। ये कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी कर दिया है। तो बिना वेस्ट किए हुए अपना टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राइट शॉर्ट एसेज ऑन, यानी कि हम इसको शॉर्ट नोट्स भी बुलाते हैं, जो हमको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलता है डिग्रेडेशन ऑफ एयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ बोला गया था। तो एयर पोल्यूशन का मतलब ही होता है कि एयर की क्वालिटी को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर हमको बताना है अर्बनाइजेशन की वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो होता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी ही होगी आपके ब्रीफ आंसर्स के साथ में इसकी। अर्बनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, एयर क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। जैसे कि मुंबई जैसे शहर में सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा अर्बनाइजेशन। नाउ द फॉलोइंग आर सम की रीजंस व्हाई अर्बनाइजेशन लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो कुछ रीजंस हमने ऑलरेडी देखे हैं, तो हम बार बार उसको डीप में जाकर स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ एयर पोल्यूशन के रीजन क्या है। सबसे पहले तो आता है इंक्रीज इन व्हीकल ट्रैफिक। देखो, हमारा जो शहर है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इंप्रूव हो जाने की वजह से हर कोई अपनी व्हीकल को अफोर्ड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज आप सड़कों पर देखो तो इतनी सारी गाड़ियाँ होती है, तो कहीं ना कहीं उनके एमिशंस की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। जब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहाँ बात हो रही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की, जहाँ पर इंडस्ट्री से जो है फ्यूम्स जो है वो बाहर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, जहाँ पर काम होता है, तो उनसे फ्यूम्स जो है, तो बेसिकली इनसे जो है एमिट होती है सम गैसेस। तो कौन सी गैस है, वो जो पॉल्यूटेंट गैसेस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। और इसी तरीके के हजारडस केमिकल्स जो है वो क्या होते हैं, हवा में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, कई बार हम देखते हैं वहाँ पर डस्ट और पर्टिकुलेट मैटर्स जो है आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा डस्ट होता है, तो अगर आपने देखा होगा तो एकदम फॉग जैसा हो जाता है, उस तरीके का वातावरण आपको जो अपने नियर बाय एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ देखने मिलता है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इसने एयर की क्वालिटी को पूरी तरीके से डिग्रेड कर दिया है, और उसी एयर को हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो अगेन, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का काम जहाँ पर होता है, या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर बिल्डिंग्स फॉर्म हो रही है, या कहीं पर पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया गया है, तो इससे एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, क्योंकि इसमें से फाइन पर्टिकुलेट मैटर्स जो है वो, और उसके साथ साथ कई सारे डस्ट है जो कि हवा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी कंजम्पशन। अब एनर्जी कंजम्पशन जो है, अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड्स। अब एनर्जी कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, उसके लिए हमको ज़रूरत है एनर्जी की। नाउ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग एंड कुकिंग रिलीजेस पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब हम इन सारी चीज़ों को जलाते हैं, कोल है, ऑयल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या हीटिंग या कुकिंग के पर्पसेस से, उसकी वजह से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर्स जो है वो हवा में जाकर मिलते हैं। तो इनके फॉर्म होने की वजह से, हवा में जाकर मिलने की वजह से हवा की क्वालिटी जो है, एयर की क्वालिटी ख़राब होती है। नेक्स्ट वी हैव इज वेस्ट मैनेजमेंट। जो प्रॉपर अगर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पर सॉलिड वेस्ट और सीवेज की। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे कि ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, अगर आप खुले में कहीं जाकर एकदम गार्बेज को बर्न कर रहे हो, देखो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पर देखा होगा, छोटी मोटी जगहों पर भी जहाँ पर गार्बेज जो है वो बर्न किया जाता है, तो उसको बर्न करने की वजह से देखो उसकी जितनी भी गैसेज जो रिलीज होती है हवा में, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने लगता है, गर्मी होने लग जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हवा की क्वालिटी को उसने क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है।
बर्निंग ऑफ वेस्ट एमिट्स टॉक्सिक गैसेस एंड पर्टिकुलेट मैटर फर्दर डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, और वो क्या करता है, एयर की क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब करता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमने कई बार पढ़ा है। अर्बन हीट आइलैंड हमने देखा था लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर में, हमने देखा था कि ये जो एसफल्ट और कंक्रीट रोड्स की हम बात करते हैं, को एसफल्ट का मतलब होता है जो डांबर यूज़ किया जाता है रास्ते को, सड़कों को बनाने के लिए, तो जहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है वहाँ पर ये क्या करते हैं, सनलाइट जो है उसको पूरी तरीके से अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। रखने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होते जाता है, जिससे कि गर्मी भी बढ़ती है और हवा में क्या हो जाता है, हवा की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। नाउ मोर डेंसली पॉपुलेटेड एज सिटीज़ ग्रो एंड बिकम, जैसे जैसे सिटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन जो है उसका बढ़ता है, दे एक्सपीरियंस द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्क्रीट, एसफाल्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स अब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स हीट, तो ये लोग क्या करते हैं, हीट को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लीडिंग टू हायर टेम्परेचर इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल रीजन्स। तो गाँव के कंपेरिजन में क्या होता है, रूरल रीजन्स के कंपेरिजन में, जो नियर बाय रूरल रीजन्स इन अर्बन एरियाज के, उसके कंपेरिजन में इन अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर हीट जो है वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इन अर्बन एरियाज में बढ़ जाता है। हायर टेम्परेचर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो फॉर्म होता है, जिसके होने की वजह से क्या होता है, एक बहुत ही हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट जो है वो क्रिएट होता है। नाउ एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन रिक्वायर्स अ मल्टीफेसेड अप्रोच। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो ओवरऑल आपने आंसर लिखा है आपको उसको कंक्लूड भी करना है, जहाँ पर आप बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है और उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। जैसे आपको बहुत मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अब बात चल रही है यहाँ पर अर्बनाइजेशन में वाटर क्वालिटी किस तरीके से डिग्रेड होती है, तो यहाँ पर कुछ उसके रीजंस है। इंक्रीज रन ऑफ एंड सरफेस वाटर जो है उसके और रन ऑफ की वजह से पानी जो है वो पल्यूट होता है, जैसे कि रोड्स जो है वो नए नए कंस्ट्रक्ट किए हुए, पेवमेंट्स फुटपाथ्स जो है वो बनाए हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हुई है, विच सिग्निफिकेंटली reduces natural permeable surfaces. As a result, there is an increase in surface runoff during rainfall events carrying pollutants such as sediments, debris, chemicals and contaminants from urban areas into water bodies. तो ये सारे कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ज़मीन जो क्योंकि इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो कहीं ना कहीं मिट्टी जो है वो सब रह जाती है, जब बारिश आती है तो ये सारा का सारा जो है कचरा जो है वो बहकर कहाँ चला जाता है, पानी में, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। दिस रन ऑफ लीड्स टू पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड अदर सरफेस वाटर सोर्सेज। तो ये जो रन ऑफ है, ये जो पानी के साथ बहकर जो कचरा जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से जो कचरा होता है, मिट्टी हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, ये सब बहकर कहाँ जाते हैं, रिवर्स या लेक्स में, नियर बाय में चले जाते हैं। Sewage and wastewater discharge. As cities grow, the demand for water supply and sanitation increases. जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है उसी के साथ साथ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, आउटडेटेड सीवेज सिस्टम है, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेस्ट है सही से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज एंड वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडीज। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, सही प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई गई है, तो ये सारा सीवेज और वेस्ट जो है वो कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। अब इनके वाटर बॉडीज़ में जाने की वजह से क्या होता है, दिस रिलीज इंट्रोड्यूसेस हार्मफुल बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ में बैक्टीरिया फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। कैसे बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स इनटू द वाटर, डिग्रेडिंग इट्स क्वालिटी एंड पोजिंग हेल्थ रिस्क। अब हम जानते हैं कि ऐसा जो पानी होगा वो बिल्कुल भी पीने लायक या इस्तेमाल करने के लायक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन दी अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री और कमर्शलाइजेशन ज़्यादा फॉर्म हो चुका है, बिजनेसेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग गई है, एक्सपांड होने लग गई है। These activities may involve the use and release of chemicals, heavy metals, oils and other pollutants into water bodies. अब इस एक्टिविटी की वजह से होता क्या है, it involves the use and release of chemicals. कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस पर्पस के लिए काम किया जाता है, फैक्ट्रीज होती है, कमर्शलाइजेशन होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जब ये केमिकल का इस्तेमाल होता है, हैवी मेटल्स, ऑयल्स और दूसरे अदर पोल्यूटेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड इलीगल डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस कैन लीड टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। अब लीगल तरीके से ये लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहे, इलीगल तरीके से क्या करते हैं, जितने भी एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, उसका डिस्चार्ज वाटर बॉडीज़ में करते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो पल्यूट होता है।
Storm water drainage and flooding. Urbanization alters natural drainage patterns, leading to the construction of storm water drainage system. However, inadequate infrastructure and poor maintenance can result in clogged drains, leading to the urban flooding. This flooding can carry pollutants, debris and contaminants into water bodies, further degrading their quality. यहाँ पर बात चल रही है हमारे ड्रेनेज सिस्टम की. कहीं ना कहीं अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से क्लीन नहीं है तो क्या होता है, ये जो बारिश का पानी है वो भी जमा होता है. वो जमा होने के साथ में ये सब जब फ्लड आ जाता है अगर, तो ये सब साथ में बहकर चला जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी में क्या होता है, रिलीज हो जाता है. ग्राउंड वाटर जो है उसको कंटामिनेट किया जाता है. कैसे कंटामिनेट किया जाता है? अर्बनाइजेशन ऑफन लीड्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन थ्रू वेल्स एंड बोर होल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड अदर पर्पसेस. अब पानी जो है इतना तो ज़्यादा हमारे पास पानी अवेलेबल है नहीं, तो पानी ज़्यादा अवेलेबल होने की नहीं ना होने की वजह से क्या होता है, डिमांड तो पानी की बढ़ रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो लोगों ने डिमांड अपनी पानी की बढ़ा दी है. अब कहाँ से ला कर देंगे इनको इतना वाटर? तो उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो वेल सिस्टम जो कुआं है तो ग्राउंड वाटर से वो पानी आता है, या तो बोरिंग का पानी हम निकालते हैं, राइट. तो ये सब के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल जो है वो होता है. तो ग्राउंड वाटर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है. Improper handling and storage of chemicals, inadequate waste management practices and leakage from underground storage tanks can contaminate groundwater, making it unsuitable for consumption. तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सही नहीं है. अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स है, अगर उसमें कहीं तरीके से लीकेज है तो अपने आप वो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, कंटामिनेट करता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो कंजम्पशन के लायक नहीं बचता है. अब हीट आइलैंड इफेक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है? वे सिटीज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज. इंक्रीज्ड हीट कैन लीड टू एलिवेटेड वाटर टेम्परेचर्स इन अर्बन वाटर बॉडीज विच नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड कैन रिड्यूस वाटर क्वालिटी एंड ऑक्सीजन लेवल. अब कहीं ना कहीं हमको पता है एक्वेटिक यानी कि मरीन लाइफ भी है. अब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अर्बन हीट आइलैंड में, जिसकी वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है. तो पानी के अंदर जो मरीन लाइफ है जो सर्वाइव कर रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो अफेक्ट होता है. अगर वो मर गए अंदर तो अंदर जो उनके मर जाने की वजह से कहीं ना कहीं वो वाटर भी हमारे लिए यूज़फुल जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर की क्वालिटी को और ज़्यादा क्या करता है, रिड्यूस करता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्या रीजंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अर्बन हीट आइलैंड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी हमारे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में अर्बन हीट आइलैंड जो है वो समझा दिया था. ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, क्योंकि हमने टॉल बिल्डिंग्स बना कर रखी है, नैरो स्ट्रीट्स कर दिया है, नैरो लेन्स कर दिया है, कहीं ना कहीं हीट जो है वो आकर यहीं पर ट्रैप हो जाती है, रिवर्स जो है वो नहीं जाती है. तो ना जाने की वजह से क्या होता है, वो जो हीट यहाँ ट्रैप हो गई है, इसीलिए इसको अर्बन हीट आइलैंड हम बुलाते हैं. तो हायर टेम्परेचर जो है सराउंडिंग रूरल एरियाज के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है. दे आर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. अब क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये अर्बन हीट आइलैंड फॉर्म होता है? पहला है अर्बन लैंड कवर. अर्बन एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ, अब जैसे कॉन्क्रीट एसफाल्ट के जो रोड्स होते हैं या बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती है, तो एंड बिल्डिंग्स विच अब्जॉर्ब एंड रीटेन हीट फ्रॉम द सन, जो कि सन से हीट जो है वो अब्जॉर्ब करके ट्रैप करके रखती है, रिटर्न उसको जाने नहीं देती है. कहीं ना कहीं दिस मटेरियल्स हैव लोअर एल्बेडो रिफ्लेक्टिविटी कंपेयर टू नेचुरल वेजिटेशन, लीडिंग टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन ऑफ सोलर एनर्जी एज हीट. तो ये मटेरियल्स क्या करते हैं, ये लोग नेचुरल वेजिटेशन के कंपेरिजन में क्या होता है, जहाँ देखो नेचुरल वेजिटेशन होगा, ग्रीन स्पेसेस होगा, वहाँ पर क्या होगा, हीट आएगी भी और वापस जाएगी भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलते रहता है वहाँ पर जहाँ पर वेजिटेशन होता है. लेकिन कहीं ना कहीं इन एरियाज में क्या होता है, हीट जो है वो ट्रैप होकर रह जाती है, तो अपने आप वहाँ के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. रेड्यूस्ड वेजिटेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया, रेड्यूस्ड वेजिटेशन. फिर आता है ऑल्टर्ड सरफेस वाटर. नाउ अर्बन डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज such as covering or channelizing streams, lakes and wetlands. These changes कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ये जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है अपने अर्बन डेवलपमेंट के लिए इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. आपने देखा होगा जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ब्रिजेस बिल्ड कर दिए इनके ऊपर. हमारा बांद्रा वर्ली सी लिंक हो गया, फिर हमारा वाशी ब्रिज है, राइट. तो ये सब क्या हमने कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप किया है. तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ के अंदर ही हमने अपना कंस्ट्रक्शन किया है. Now these changes reduce the cooling effect of water bodies and limit evaporative cooling, contributing to higher temperatures in urban areas. कहीं ना कहीं इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है वो ख़त्म होता है, वो रिड्यूस होता है, और अपने आप क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो उसका अर्बन एरियाज में बढ़ जाता है. देन इट सेज हीट स्टोरेज एंड रिलीज. हीट जो है वो स्टोर होकर रहती है. जैसे द हाई थर्मल मास ऑफ बिल्डिंग्स, पेवमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
in urban areas enables them to store heat during the day and release it slowly at night, leading to elevated nighttime temperatures. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो एक फिनोमिना है, it restricts the cooling potential during night time hours. Okay, heat storage and release. अब दिन भर में क्या होता है, जितनी भी गैसेस होती हैं, जो जितनी भी हीट होती है वो ट्रैप होती है. रात होते होते क्या होता है, ये सारी हीट जो है वो रिटर्न क्या होती है, चले जाती है. तो ये हीट जो है वापस लौटती है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उस हीट का यहाँ पर रहता है. एक तो अर्बन हीट हाईलैंड में जो ट्रैप हो चुका है वो, इसलिए रात के टाइम पर कई बार हमको देखो जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कूल होता है. उसका यही एक रीज़न है, क्योंकि कुछ गैसेस होती है, कुछ हीट होती है जो रिटर्न चले जाती है. देन वी हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्बन हीट आइलैंड के लिए, वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एनर्जी कंजम्पशन और वेस्ट हीट जो हम जनरेट करते हैं वो. वेस्ट हीट हम कैसे जनरेट करते हैं, जैसे कि व्हीकल से हमने जनरेट कर दिया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जनरेट किया, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हमने लगा दिया, उसके थ्रू हमने जनरेट कर दिया. एंड अदर सोर्सेस एड्स टू द ओवरऑल हीट लोड इन अर्बन एरियाज, फर्दर एग्जैसरबेटिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. तो इससे क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है उनको. नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में. सो सस्टेनेबल सिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज इको फ्रेंडली और ग्रीन सिटीज़. सस्टेनेबल सिटीज़ को हम क्या बुलाते हैं, इको फ्रेंडली सिटीज़ भी बुलाते हैं या फिर ग्रीन सिटीज़ भी बुलाते हैं. आर अर्बन एरियाज दैट प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, जहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, यानी कि हमको किसी चीज़ के कॉस्ट के ऊपर, एनवायरमेंट के कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करके उसको अपनी सिटी जो है वो स्मार्ट नहीं बनानी है. दीज सिटीज़ एम टू अचीव अ बैलेंस, यानी कि एक बैलेंस बनाना चाहते हैं किसके बीच में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, यानी कि इकोनॉमी भी ग्रोथ होनी चाहिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए भी अच्छा होना चाहिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उसके लिए मिलना चाहिए. तो सस्टेनेबल सिटीज़ की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं हम देखेंगे. सबसे पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट को हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं. कार्बन का जो रिलीज होता है उसको हम बहुत हद तक रोकना चाहते हैं, जिसका एनवायरमेंट के ऊपर असर होता है. दे प्रायोरिटाइज रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रायोरिटाइज करें किसको, रिसोर्स एफिशिएंसी को. रिसोर्सेज जो है हमारे पास हम उसका सही यूज़ करें, वेस्ट मैनेजमेंट हम प्रॉपर तरीके से करें, और इसी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या नहीं होने चाहिए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए. दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी. तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ जो होती है, हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी को ज़्यादा सेव करे, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करे, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लेकर आ सकते हैं. अडॉप्टिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिससे कि व्हीकल से एमिशंस जो है वो कम हो. एंड प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेसेस, जो हमारे पार्क्स, गार्डन्स, नेचुरल वेजिटेशन है, इसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, बचाना है. सेकेंड तरीका है सस्टेनेबल सिटी का, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग. तो अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइन जो है हमको क्या करना होगा, उसके ऊपर एक बहुत ही सोच समझ कर उसका डिज़ाइन जो है, आउटलाइन जो है वो करना होगा. दे इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड लैंड यूज़. यहाँ पर लैंड का यूज़ मिक्स्ड किया जा सकता है. कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पर लोगों को चलकर जाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो. जैसे कि आपने पेडेस्ट्रियंस के लिए जो बाय वॉक चलकर जाते हैं, अगर यहाँ से मुझे रोड क्रॉस करना है, ऑलरेडी हाईवे है, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो आ रही है, तो मैं उसके लिए दो रास्ता मेरे पास हो सकता है. या तो मैं उसके लिए स्काईवे बना दूँ, या तो मैं उसके लिए अंडरग्राउंड रास्ता जो सबवे होता है क्रॉस करने के लिए, वो वाला फीचर जो है वो हमारा पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होता है. टू रिड्यूस द नीड फॉर लॉन्ग कम्यूट्स, अगर लंबी जर्नी है तो हमको कुछ स्मार्ट तरीका सोचना होगा. प्रमोट वॉकेबिलिटी एंड मिनिमाइज अर्बन स्प्रॉल. तो कहीं ना कहीं हो सके उतना ज़्यादा लोगों को चलने की आदत होनी चाहिए, ना कि हम व्हीकल का इस्तेमाल ज़्यादा करें. एफिशिएंट लैंड यूज़ प्लानिंग एंड हेल्प्स प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड ओपन स्पेस. तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर लैंड का इस्तेमाल होना चाहिए, इसकी जो प्लानिंग होगी वो क्या करती है, नेचुरल हैबिटेट्स जो है उनको बचा कर रखती है. एग्रीकल्चर लैंड को क्या करती है, बनाती है. ओपन स्पेस जो है, ओपन स्पेसेस जो है उसको भी क्या करती है, प्रिजर्व करने का काम करती है. सॉरी. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. सस्टेनेबल सिटीज़ प्रायोरिटाइज एफिशिएंट एंड लो कार्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सस्टेनेबल सिटीज़ में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो, या कार्बन जो है वो कम से कम रिलीज हो.
दे प्रमोट द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग एंड साइकिलिंग टू रिड्यूस रिलायंस ऑन प्राइवेट कार्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो ताकि प्राइवेट कार्स जो है वो कम इस्तेमाल हो। इंटीग्रेटेड एंड वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग मास ट्रांजिट सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बाईसाइकिल लेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि ट्रैफिक जो जैम होती है वो कंजेशन को रोका जा सके, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और उसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस जो है उसको भी हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो। Green buildings and infrastructure. Now sustainable cities promote green building practices and sustainable infrastructure. तो sustainable cities क्या करेगी, प्रमोट करती है green building practices को और उसी के साथ साथ green infrastructure को भी। दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, यानी हमको क्या करना है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना है। उसी के साथ साथ इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ग्रीन रूफ्स एंड वॉल का इस्तेमाल हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सिस्टम को और इम्प्रूव करो। तो ये सारा तरीका कुछ ऐसा है कि आप एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी एक सस्टेनेबल सिटी जो है वो कहलाते हो। देन वी हैव सोशल इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। सस्टेनेबल सिटीज़ प्रायोरिटाइज सोशल इक्विटी, यानी जो जैसा जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना ही चाहिए, वो होता है इक्विटी। तो बेसिकली हम इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क होता है। इक्वालिटी सबको एक समान ट्रीट करना, इक्विटी का मतलब यहाँ पर होता है जो जैसा डिजर्व करता है उसको वो चीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ है हर किसी को अलग अलग मिलती है। अब रिच को ज़्यादा पैसा देकर मतलब नहीं है, लेकिन जो गरीब है उसको पैसा दो तो उसके लिए पैसों की जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारी सोशल इक्विटी होती है। इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करना है, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। टू इंश्योर अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल रेसिडेंट्स, तो जितने रेसिडेंट्स हैं हर किसी को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना है कि जो गरीब है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो गरीब है जो अमीर है हर किसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है। नाउ दे एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग, एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी हम ऐसे हाउसिंग के रेट्स रखें जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो सके, हेल्थ केयर सर्विस को हर कोई एक्सेस कर सके, एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज, सेफ एंड इंक्लूसिव पब्लिक सर्विसेज, तो जगह पब्लिक स्पेसेस भी ऐसी होनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जहाँ पर हर किसी को एक्सेसिबिलिटी मिले। कम्युनिटी के बेसिस पे, रेस पे, जेंडर के बेसिस पे आप उनको रोक नहीं सकते हो। दिस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग इशूज ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल सेग्रीगेशन, तो कैसे इशूज़ के बारे में हम बात करें, ऐसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सोशल सेग्रीगेशन, किसी को सोशली हमने अलग करके रखा है, प्रमोटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, और उसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आपस में जो एक कम्युनिटी है वो मिलजुल कर आकर पार्टिसिपेट करे और काम करे। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सिटी क्या प्रमोट करती है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए और उसी के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होना चाहिए। दे एनकरेज रिसाइकलिंग एंड वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, तो जो क्या इनकरेज करती है, जैसे कि रिसाइकलिंग और वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन एंड मैक्सिमाइज रिसोर्स रिकवरी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको रिसाइकल और वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो हमने 3 R's पढ़े हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बस इसका इस्तेमाल करते हुए हमको क्या करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है। रीयूज कर सकते हैं तो रीयूज करना है और रिसाइकल कर सकते हैं तो उसको रिसाइकल करो, ताकि हम ज़्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करते हैं, एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज़ व्हाट योर सस्टेनेबल सिटी कंजम्पशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। Okay, then it says climate change resilience. Sustainable cities prioritize climate change adaptation and resilience. They assess and mitigate climate risk, develop climate action plans and implement strategies to reduce vulnerability to extreme weather events. कहीं ना कहीं हम जो है हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं क्या कि अगर किसी तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होने वाली है, बिगड़ने वाली है, हमने हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को वर्स्ट होने से हम क्या कर सकें, रोक सकें। This includes measures such as urban greening, फ्लड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, तो हम जितना हो सके उतना ज़्यादा ग्रीनरी जो है उसके लिए कोशिश करेंगे। अर्बन ग्रीनिंग, फ्लड मैनेजमेंट, किस तरीके से अगर फ्लड आता है, सुनामी आती है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, बाढ़ आ गई तो कैसे रोका जा सकता है बारिश में, और उसी के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट को किस तरीके से हम संभाल कर रख सकते हैं जिससे कि वाटर जो है वो फ्यूचर में हमको उसकी कमी नहीं पड़े।
कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, जहाँ पर हम लोगों को पार्टिसिपेट करने लगाए। कम्युनिटी यानी कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सब एक कम्युनिटी है, तो हमको लोगों को क्या करना है, पार्टिसिपेट करवाना है। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना है। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन आते हैं, रेसिडेंट्स जो है वो भी आते हैं, बिजनेसेस भी आते हैं, एकेडमिया जो लोग हैं वो आते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आती है जो आपस में मिलकर सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स ले सकती है। नाउ कोलैबोरेशन हेल्प्स बिल्ड कंसेंसस, शेयर नॉलेज एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबिलिटी गोल्स। तो इस तरीके से ये जो कोलैबोरेशन वाला एफर्ट होता है, जो कम्युनिटी दिखाती है, एक सोसाइटी दिखाती है, जिस सोसाइटी के अंदर हर कोई इंक्लूड होता है, चाहे एक रेसिडेंट हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई एकेडमिया हो या कोई कम्युनिटी का कोलैबोरेशन हो, ये सारे के सारे लोग मिलकर आपस में साथ में काम करते हैं, जिससे कि हम ये सस्टेनेबिलिटी गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट मैंने आपको ऑलरेडी इसका मतलब जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्बन सिटी के, बस ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं अर्बन सेटलमेंट का, उसका ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है वो सिमिलर है, देयर इज नो चेंज। क्राउडिंग एंड स्ट्रेस ऑन अर्बन सेटलमेंट, ये क्वेश्चन भी हमने किया है कि किस तरीके से क्राउड का इम्पैक्ट होता है अर्बन सिटीज़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है, लिविंग कंडीशंस जो है लोगों की कैसे हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने छोटे छोटे स्लम्स एरिया को, स्क्वाटर्स को बनाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम हमको देखने मिलता है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सोशल डिस्कनेक्शन है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कवर किया है। मेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि क्राउडिंग है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उसी के साथ साथ सोशल आइसोलेशन है, विच कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ चैलेंज। अर्बन ड्वेलर्स में एक्सपीरियंस हायर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस विच दे फेस इन देयर अर्बन एरियाज। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है किसी को समझने में, तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, सबके पास मेरा ईमेल आईडी है, आप मेल कर दीजिए और आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ओके, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो बच्चों हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वापस से हम इसको क्या नहीं करेंगे, वापस से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। स्मार्ट सिटी सिंपल है, जहाँ पर डेटा ड्रिवन सिस्टम्स का, टेक्नोलॉजी का जो है, डेटा का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हो। लेकिन स्मार्ट सिटी वो होती है जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है। तो दैट इज़ व्हाट आवर स्मार्ट सिटी इज़ ऑल अबाउट। Okay, the last question that we have in our शॉर्ट नोट्स इज डंपिंग ग्राउंड, जो एक सिटी में होता है, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डंपिंग ग्राउंड्स इन अ सिटी। तो इसके ऊपर हमने एक ऐसे फॉर्म ऑफ या एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखा है। नाउ डंपिंग ग्राउंड्स इन अ सिटी रेफर टू डेजिग्नेटेड लोकेशंस वेयर सॉलिड वेस्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम, डंपिंग ग्राउंड जो है एक ऐसी जगह होती है किसी भी शहर में जहाँ पर हम अपना सॉलिड वेस्ट और दूसरे टाइप का जो वेस्ट होता है अलग अलग फॉर्म का, उसको जाकर क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। दीज साइट्स आर स्पेसिफिकली अलोकेटेड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट purposes and are meant to handle the accumulation and disposal of waste generated by the city's residents, businesses and industries। ये जो जगह है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कचरा डंप करने के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इसको डंपिंग ग्राउंड बोला जाता है। डंप कर दिया जाकर, फेंक दिया जाकर, तो वो हो जाता है डंप कर दिया, तो डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं हम उसको। स्पेसिफिकली ये जगह चाहे रेसिडेंस हो, बिजनेसेस हो, इंडस्ट्रियल जोन्स हो, कमर्शियल एक्टिविटीज हो, हर किसी को बोला गया है कि डंपिंग एक ग्राउंड है, यहाँ से जो भी आप वेस्ट जो है वो दोगे वो यहाँ जाकर क्या होगा, डंप होने वाला है। Now some key points regarding dumping grounds। अब dumping grounds के बारे में कुछ pointers है जो हमको देखना है। Waste collection and transportation। Now dumping grounds serve as the final destination for waste collected from household। यानी कि final destination है। हम हमारे घर में कचरा जो है वो तैयार रखते हैं, जब सुबह सफाई वाला आता है कचरा लेकर जाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कचरा दे देते हैं। हमारा काम वहाँ ख़त्म होता है, लेकिन उनका काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब आपके पास से वो क्या करते हैं, कचरा समेट लेते हैं, लेकर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, हर एक
एरिया से लोगों को जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है जिसके अंदर आप कचरा जो है वो फेंकते हो जाकर, फिर वहाँ से उनकी जर्नी और आगे बढ़ती है, उनको बताया जाता है कि आपको इस ग्राउंड में जाकर क्या करना है, कचरा जो है वो क्या करना है, डंप करना है। तो ऐसे अलग अलग रूट्स जो है वो बनाए हुए हैं आपके जो वेस्ट जो जनरेट हुए हैं उसको जाकर डंप करने के लिए। नाउ हाउस होल्ड हो, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हो, जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है फाइनल डेस्टिनेशन उनका डंपिंग ग्राउंड ही होता है। वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स एंड ट्रक्स ट्रांसपोर्ट द वेस्ट टू द डंपिंग ग्राउंड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। तो आगे उसको 3 R's में से जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है, तो रिसाइकल किसी प्रोडक्ट को किया जा सकता है या रीयूज़ किया जा सकता है, तो उस तरीके से उस वेस्ट को क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो वो डंपिंग ग्राउंड पे जाकर ही आगे के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ लैंडफिल साइट्स। Dumping grounds often include landfill sites which are large areas of land specifically designed to receive and store waste। तो डंपिंग ग्राउंड ऐसा एरिया होता है जिसको लैंडफिल साइट्स भी बुलाया जाता है, जहाँ पर एक साथ ये जगह ही ऐसी बनाई गई है कि सारा का सारा वेस्ट जो है वो वहाँ जाकर रिसीव होता है और कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टोर भी होता है। Landfills are engineered to minimize environmental impact by implementing liners, leachate collection systems and gas management systems to control the release of pollutants and manage potential risk। तो वेस्ट को जो है वहाँ पर जाकर क्या किया जाता है, लैंडफिल में जो है वो जाकर डंप किया जाता है। वहाँ से ये क्या होना शुरू होता है, वहाँ से ये हमारे 3rd स्टेज पर जाता है जो कि वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ट्रीटमेंट है। बिफोर डिस्पोजल वेस्ट में अंडरगो सेग्रीगेशन। तो पहले उसको फेंकने के पहले क्या होता है, वेस्ट को सेग्रीगेट यानी कि डिवाइड किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, सूखा कचरा होगा, गीला कचरा होगा, उसमें से सूखे कचरे को किस तरीके से रीयूज में लाया जा सकता है, जो गीला कचरा है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो वेस्ट सेग्रीगेशन का हिस्सा है। एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस एट डंपिंग ग्राउंड, दिस इंक्लूड्स सेपरेटिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट। तो कैसे हम रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को निकाल कर रख सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को हटा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हैजार्डस है, डेंजर है, उसको उस वेस्ट को हटा दो, जिसको कि रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाता है। नाउ दीज processes aim to minimize the volume of waste that requires final disposal and promote resource recovery। तो ये जो प्रोसेस है वो क्यों है, ताकि हम वेस्ट का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, उसको क्या कर सके, कम कर सके, जिसको फाइनल डिस्पोजल की ज़रूरत है। यानी वेस्ट को डिस्पोज करना इतना आसान जो है वो नहीं होता है, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिसाइकल के लिए या ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। Environmental impact. Now dumping grounds can have significant environmental impacts if not properly managed। अगर डंपिंग ग्राउंड्स के वेस्ट को मैनेज नहीं किया गया तो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट देखने मिलता है। वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस सही नहीं रही तो ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट होने के चांसेस है, सॉइल डिग्रेडेशन के चांसेस है, एयर पोल्यूशन के चांसेस है, एंड इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस जो है, जो इस वेस्ट से जो रिलीज होती है, वो भी क्या करती है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। Adequate waste management practices including proper waste containment and monitoring are necessary to minimize the environmental risk। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मॉनिटर करना है, ध्यान देना है, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म होने से रोक सके। देन ऑर्डर एंड पेस्ट कंट्रोल। ऑर्डर इज बेसिकली वी नो जो स्मेल आती है उससे उसकी बात चल रही है। डंपिंग ग्राउंड्स कैन जनरेट अनप्लेजेंट ऑर्डर्स, बहुत ही बुरी बात आती है, और इसी के साथ साथ अट्रैक्ट पेस्ट, यानी कि ये जो मक्खी होती है, बी होती है, ये सब जाकर क्या होती है, जो पेस्ट होते हैं वो उसके ऊपर चले जाते हैं, इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड स्कैवेंजिंग एनिमल्स। जैसे कि इंसेक्ट है वो चले जाते हैं, हमारे रोडेंट्स यानी कि चूहे, घूस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं कि ऐसे जहाँ कचरा ज़्यादा है वहाँ पर ये एनिमल्स जो है वो चले जाते हैं। To mitigate these issues, dumping grounds employ various methods such as order control system, रेगुलर वेस्ट कवरिंग। अब कहीं ना कहीं वहाँ काम करने वाले बेचारे इंसान होते हैं, इतनी गंदी बदबू से तो कोई भी परेशान हो जाएगा, भले वो उनका काम होता है सफाई करने का, बट स्टिल दे आर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी बदबू के लिए क्या किया गया है, ऑर्डर यानी कि जो बास आती है उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम्स है। रेगुलर वेस्ट रिकवरिंग, जितना हो सके वेस्ट को रिकवर करो ताकि उसकी बास जो है हम खत्म कर सके। एंड पेस्ट मैनेजमेंट मेजर्स टू मिनिमाइज न्यूसेंसेस एंड मेंटेन अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं ये जो पेस्ट अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम इनको भी रोकें ताकि ये जाकर लोगों में और बीमारी उससे ना फैलाए। वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जैसे डंपिंग ग्राउंड्स मस्ट अडियर टू लोकल, रीजनल एंड नेशनल रेगुलेशंस गवर्निंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो डंपिंग ग्राउंड्स को जो है लोकल, रीजनल, नेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिसेस बताई गई है वो उनको फॉलो करना है। जो रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस बनाई गई है इनके लिए, जैसे कि वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक है, वेस्ट को अलग अलग करना है, पहले तो डिस्पोज होगा, फिर अलग होगा, फिर मॉनिटर किया जाएगा उसको, एंड क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो कितना वेस्ट आया है, इन सब
सबका हिसाब किताब जो है वो तुमको देना है। हमने ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि ख़त्म होने से पहले ही बचा लिया है उसको, तो वो भी आपको क्या करना होता है, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। Now, transition to sustainable waste management. In recent years, many cities have been transitioning from traditional dumping grounds to more sustainable waste management practices, which includes the establishment of sanitary landfills, waste-to-energy facilities, recycling centers, and promotion of waste reduction and recycling initiatives. तो recent years में काफ़ी ज़्यादा changes, transition मतलब हमको change देखने मिला है waste management practices में। जैसे recycling centers जो है वो बना दिए गए हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई सामान है जो आपको लगता है रिसाइकल करके यूज़ हो सकता है, तो आप जाकर उन रिसाइकलिंग सेंटर्स में उनको दे सकते हैं। These efforts aim to minimize the volume of waste and requiring disposal and maximize resource recovery. तो कहीं ना कहीं इससे आप जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है उसको कम कर सकते हो, और वेस्ट की जो रिकवरी है, यानी कि जो ज़्यादा रिकवर कर सकते हो आप, काम आने वाली चीज़ उस वेस्ट से आप उसको रिकवर कर लो। Now, it is important for cities to continually assess and improve their waste management systems to reduce reliance on dumping grounds. यानी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी है सिटीज़ के लिए कि वो असेस करे, वो चेक करे कि कैसे हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन डंपिंग ग्राउंड्स। डंपिंग ग्राउंड्स पे हम पूरी तरीके से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे घर से कचरा आ रहा है वो कहाँ पर जाने वाला है, वो उन डंपिंग ग्राउंड में ही जाने वाला है। तो कोशिश करिए कि कम से कम आप जो कचरा है यहाँ से डंपिंग ग्राउंड की तरफ भेजें। प्रमोट रिसाइकलिंग एंड वेस्ट रिडक्शन, जितना हो सके उतना रिसाइकलिंग खुद ही कर लो, वेस्ट को रिड्यूस कर लो। एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और एंड यू कैन प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत का भी ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको डंपिंग ग्राउंड को समझाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखो। इन सारे डंपिंग ग्राउंड में से आप कोई एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे हमने मुंबई सिटी के बारे में यहाँ पर बात किया है, डेंसली पॉपुलेटेड है, वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, मिलियंस ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट होता है हमारी मुंबई सिटी से। नाउ द सिटी हैज सेवरल डंपिंग ग्राउंड्स दैट आर डेसिग्नेटेड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमने सिर्फ एक ही ग्राउंड नहीं बनाया है, हमने ऐसे कई सारे ग्राउंड जो है वो बना रखे हैं हमारे शहर में। However, it's important to note that the city is actively working on transitioning from traditional dumping grounds टू मोर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड्स तो है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कई सारे चेंजेस आ गए हैं। डंपिंग ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं होना है, जितना हो सके वेस्ट आप खुद ही उसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। सबसे पहला जो हमारा डंपिंग ग्राउंड बना है वो है हमारा सबसे बड़ा देवनार का डंपिंग ग्राउंड, जो कि ईस्टर्न सबर्ब ऑफ मुंबई में लोकेटेड है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना क्या है, ये डंपिंग ग्राउंड है। इट स्पैन्स ओवर अ वास्ट एरिया एंड हैज़ बिन इन ऑपरेशन फॉर सेवरल डेकेड्स, और सालों से नहीं, ये सदियों से जो है ये डंपिंग ग्राउंड वहाँ पर बना हुआ है। ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिपॉजिटेड हियर, इट हैज़ फेस्ड इश्यूज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फायर्स, ऑर्डर एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में वेस्ट जनरेट होकर डंप किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे चैलेंजेस इस जगह ने जो है वो फेस किया है, जैसे बहुत ज़्यादा बास आना या फिर कचरों में आग लग जाना। होता है कई बार ऐसा, कचरों में आग लग जाना या एनवायरमेंट और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो इसकी वजह से होता है। दूसरा जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है वो है हमारा मुलुंड डंपिंग ग्राउंड, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई में। मुलुंड डंपिंग ग्राउंड जो है वो दूसरा है हमारा वेस्ट डिस्पोजल साइट। It has been in operation for many years and has faced many similar challenges as dumping grounds, including environmental concerns and public health issues. तो मुलुंड का जो डंपिंग ग्राउंड है उसने भी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस की आसपास के एरिया में, और उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत रहे हैं। फिर आता है हमारा कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड, जो कि ईस्टर्न सबर्ब में लोकेटेड है मुंबई में। इट हैज़ गेन्ड अटेंशन एज अ पोटेंशियल साइट फॉर सिटीज़ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM जो है वो काम कर रहा है किसके ऊपर, टू ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लैंडफिल एट दिस लोकेशन टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं यहाँ का जो हमारा MCGM है वो साइंटिफिक लैंडफिल पे काम कर रहे हैं यहाँ के लोकेशन पे, कि किस तरीके से हम इतने ज़्यादा वेस्ट को रोक पाए, कंट्रोल कर पाए। It's worth noting that Mumbai Municipal Corporation has been actively promoting sustainable waste management practices to reduce reliance on dumping ground। तो कहीं ना कहीं हमारा जो
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है कि कैसे हम डंपिंग ग्राउंड के ऊपर कम निर्भर रहे। फोकस इज ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव्स। फोकस किस चीज़ के ऊपर है? रिसाइकल अगर हम कर सकते हैं तो वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, और कैसे इस वेस्ट में से एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ऐसे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हम मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपना सके, ऐसी टेक्निक लेकर आ सके जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर वेस्ट डिस्पोजल का किसी तरीके से प्रभाव ना हो या फिर मिनिमाइज कर सके। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम वेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम हो। अब क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दिया था, इसीलिए यहाँ पर मैंने बीएमसी के बारे में भी मेंशन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली काम कर रही है इन चीज़ों के ऊपर। जो पुराने डंपिंग ग्राउंड्स है, उसकी जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ के रेजिडेंट्स की सुधारी जा सकती है। तो उनका एम यही है कि हम चेंज लेकर आए, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट लेकर आए, सैनिटरी लैंडफिल्स लेकर आए, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ लेकर आए, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने इस शहर को एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड होने से बचा सकते हैं। Mumbai currently has dumping grounds to manage waste. There is growing emphasis on sustainable waste management practices. तो मुंबई के अंदर डंपिंग ग्राउंड्स तो है जो हमने देख लिए, एक देवनार में सबसे बड़ा है, फिर हमारा मुलुंड है, कांजूर मार्ग है, ये हमारे डंपिंग ग्राउंड्स है। बट कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं। हमने क्या कर दिया, कचरे का डब्बा बना रहे हैं हम अपने शहर को। तो प्रॉपर और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने घरों में ही रेसिडेंस, बिजनेसेस, कमर्शलाइजेशन अगर अपने तक ही वेस्ट को रिड्यूस कर सके तो आगे जाकर वो क्या कर सकते हैं, आगे जाकर उसका इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे नहीं होगा, तो अपने आप यहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो होगी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर्स था शॉर्ट नोट्स का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन आपको मिलेगा जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।